Hello and welcome to this Twitter town hall on India Today television where we take your questions to the newsmakers. Today we have someone who was the newsmaker of the year at the start of the year and now has come out with a book. That's right, Kanhaiya Kumar, remember him? Has now brought out a book published by Juggernaut From Bihar to Tihar in English and Hindi. And we are here at the JNU campus with the former Students' Union President of JNU, Kanhaiya Kumar ji. Kanhaiya, इसी JNU में we were here 7 months ago or 8 months ago जबकि आपका नाम देश भर में गूंज रहा था. अब स्थिति थोड़ी बदल गई है. क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो सेलिब्रिटी एक तरह से बन गए थे, आज लोग कह रहे हैं कौन कन्हैया कुमार? देखिए, इस बात में कोई दम नहीं है या वजूद नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या नहीं हूँ. सवाल ये है कि जिस वजह से लोग हमको जाने, क्या मैं उस वजह के साथ खड़ा हूँ कि नहीं हूँ. और मुझे लगता है कि बतौर विद्यार्थी जो शिक्षा का सवाल है, जो एजुकेशन को बेटर करने का सवाल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करने का सवाल है, और एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा करके एक जो है सुंदर शिक्षा व्यवस्था समाज में लागू की जाए और समाज उससे बेहतर बने, उस सवाल के साथ आज मैं भी जुड़ा हुआ हूं और आज भी उसको लेकर के संघर्ष कर रहा हूं. लेकिन ये सवाल ये आएगा कन्हैया कि किताब लिखना, नॉर्मली पीपल राइट बुक्स व्हेन दे आर 60-70 ईयर्स ओल्ड, खास करके आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी. यू हैव रिटन इट एट द एज ऑफ 29. इसका मतलब क्या हम समझे कि क्या कन्हैया कुमार को लगा कि अब मेरी जो स्टोरी है वो देश भर में लोगों के सामने रखनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो सर, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक मेमोयर है और मैं इसको कभी भी ऑटोबायोग्राफी की तरह से लिखा नहीं है और ना मैं लिखना चाहता हूँ. और इस बात को हमने बार बार कहा है कि एक नौजवान के लिए ऑटोबायोग्राफी लिखना उसका कोई सेंस नहीं बनता है. लेकिन जब मैं जेल में था, जेल से लौट करके आया, तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या आपने जेल में कुछ लिखा है. हमने कहा कि हाँ, जेल में कुछ लिखा है. तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसको पब्लिश कराना चाहेंगे. फिर कुछ पब्लिशर आए और उन्होंने इस बात का ऑफ़र दिया कि आपको लिखना चाहिए. फिर भी मैं लिखने के लिए तैयार नहीं था. हमारे दोस्तों ने कहा कि आपको लिखना चाहिए, इसलिए लिखना चाहिए कि हाँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी धारणाएँ फैलाई गई हैं, तो एक आपका भी नैरेटिव जाना चाहिए. AK श्रीवास्तव, अक्षरी 250 जिसे उसका टाइटल है, वो कहते हैं, हाउ डज इट फील व्हेन गाइज योर एज आर लीडिंग कंपनीज, यू आर स्टिल फीडिंग ऑन टैक्स पेयर्स मनी? ये बार बार सवाल उठता है. यू आर नाउ 29 years old, you are still in JNU, you are still doing your PhD. At 29 you should be setting up your own company. क्या कहेंगे श्रीवास्तव जी को आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि श्रीवास्तव जी को इस तरह का सवाल उन्होंने पूछा है, शुक्रिया कहेंगे. और जवाब में कहेंगे कि 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे. इसका मतलब यह है कि इस देश में जो भी नौजवान 23 से ज़्यादा हैं, उनको देश की बेहतरी के लिए फांसी पर चढ़ जाना चाहिए. इस तरीके से कंपैरिजन होता नहीं है. कोई इंसान अगर PhD करना चाहता है तो उसको मिनिमम 30 साल लगेंगे. ये तय होता है कि आप 15 साल में 10th करते हैं, 17 साल में +2 करते हैं, 20 साल में आप जो है ग्रेजुएशन करते हैं, 22 साल में जो है आप MA करते हैं, MA करने के बाद 24 साल में आप जो है ये MPhil करते हैं और 6 साल आपको PhD करने में लगता है. ये नॉर्मल टाइम है. मान लीजिए कोई इंसान शादी करेगा तो 2-3 साल के बाद उसको जो है बच्चा होगा. ये एक मिनिमम टाइम हर चीज़ पे लगता है. सवाल टाइम का नहीं है, सवाल ये है कि वो हमारे लिए कितना प्रोडक्टिव है. अगर आप समझते हैं कि PhD नहीं होना चाहिए, समाज में रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होना चाहिए, चीज़ों का विकास नहीं करना चाहिए, हमेशा हमको टेक्नोलॉजी, ज्ञान और जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरों से लेना चाहिए, अपना डेवलप नहीं करना चाहिए, तब तो आपके लिए रिसर्च यूजलेस है. लेकिन अगर आपको लगता है कि रिसर्च होना चाहिए तो निश्चित तौर पर रिसर्च में 30 साल खर्च होंगे. और ये जो सब्सिडी और टैक्स पेयर का पैसा है वो इसलिए खर्च किया जा रहा है ताकि कल को हम भी टैक्स पेयर बन सकें, हम भी एक बड़ी जगह पे जा करके समाज में कंट्रीब्यूट कर सकें. अगला सवाल जो आता है अरविंदर सिंह वालिया से. अरविंदर सिंह वालिया इज आस्किंग, आर यू बैक्ड एंड फाइनेंस्ड बाय ISI? व्हाट डू यू मीन बाय आज़ादी? देखिए, ये सवाल बार बार उठता है कि कन्हैया कुमार जो बात कहते हैं वो एक देशद्रोही की बात है. किस तरह से देखते हैं जब कोई इस तरह का सवाल करता है, आर यू विद ISI? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बार बार कहता हूँ मुझे इस देश के संविधान में भरोसा है, और जिन लोगों को संविधान में भरोसा नहीं है वही लोग हमको देशद्रोही बोलते हैं. अगर मैं कहूँ कि मैं इस देश की कानून को मानता हूँ और आप कहें कि आप देशद्रोही हैं, मतलब आपकी नज़र में इस देश का इमेजिनेशन कुछ और है.
हमारे नज़र में इस देश का इमेजिनेशन जो है वो ड्रॉ होता है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। हो सकता है आपके लिए इस देश का इमेजिनेशन जो है वो ड्रॉ होता हो मनुस्मृति से, वो इमेजिनेशन तय होता हो किसी रिलीजन के बेस्ड में नेशन बिल्डिंग से, आपका वो इमेजिनेशन तय होता हो सोसाइटी के अंदर जो हायरार्की है उससे। हमारा इमेजिनेशन तय होता है प्लूरलिटी से, मल्टीकल्चरलिज्म से, डेमोक्रेसी से, लोगों के जो राइट्स हैं उसकी इक्वलिटी से, जस्टिस से। अगर आपके देश के इमेजिनेशन में मैं फिट नहीं हो सकता हूं तो ये आपका प्रॉब्लम है। हमारे देश का जो इमेजिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हैं वो लोग एंटी नेशनल हैं। Now from time to time videos have come out which show Kanhaiya also there allegedly on the 9th of February. How do you react to that? In this book you say you had nothing to do with that incident and you are falsely implicated. सच्चाई क्या है? हाउ डू यू रिएक्ट टू दोज हु से कि कन्हैया जी झूठ बोल रहे हैं, वो ये स्लोगन्स में उनका भी हाथ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है सर कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमने बार बार कहा कि आज़ादी देश से नहीं चाहिए, देश के का टुकड़ा नहीं करना है। देश के अंदर जो प्रॉब्लम है उनसे आज़ादी चाहिए। कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहिए, कश्मीर के लोगों के जो प्रॉब्लम है उससे आज़ादी चाहिए। ये बात बार बार बोली जाती है। लेकिन उस फंक्शन में कश्मीर की बात हुई थी और आप उसमें शामिल थे, या जो किताब में इन द बुक यू आर सेइंग यू आर नॉट इवन प्रेजेंट देयर? मैंने आपको कहा कि इस किताब को लिखने के पीछे मोटिव ही यही था। इस किताब के लिखने का रैशनल ही यही है कि जो ये कई तरह की धारणाएं फैलाई गई हैं उन धारणाओं के बीच सच लोगों के सामने ले जाया जाए। मैं कहता हूं कि मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर नहीं था तो मैं उस प्रोग्राम में क्या कर रहा होता। दूसरा, जो वीडियो कहा जा रहा है कि ऑथेंटिक है, उसके शब्द देखिए, वो उस शब्द को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ टीवी न्यूज़ चैनल जो हैं वो लोगों की आवाज़ कम कर देते हैं, फिर भी लोग लिपसिंग करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उस न्यूज़ में लिखा हुआ था कि रॉ वीडियोज़ आर ऑथेंटिक। जब वीडियो रॉ है तो वो ऑथेंटिक ही होगा, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। जो वीडियो मॉर्फ करके टेलीविज़न पे एयर किए गए उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। ना मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, ना हमने नारे लगाए, ना हमारा उस कार्यक्रम से कोई लेना देना है, ना उस तरह के कार्यक्रम का हम किसी भी रूप में समर्थन। तो रॉ वीडियो में कहीं भी आप कह रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं कि आज़ादी कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आपने कभी उसका जिक्र नहीं किया? कभी जिक्र नहीं किया। और यही जो रॉ वीडियो जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसी रॉ वीडियो को देख करके जज साहब ने कहा, हाँ जी आईओ साहब, लड़का तो स्लोगन नहीं लगा रहा है। तो फिर हमारे आईओ कहते हैं कि लड़का कश्मीर गया है, तो जज साहब कहते हैं कि कश्मीर तो मैं भी गया हूँ, और वहाँ एक हंसी माहौल की स्थिति पैदा हो जाती है। रॉ फुटेज में बार बार सरकार से कहता हूँ, पुलिस से कहता हूँ कि आप पब्लिक कीजिए रॉ फुटेज को और मुझे दिखाइए कि मैं कहाँ स्लोगन लगा रहा हूँ। इनके पास कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ, लेकिन ये मामले को लटका के रखना चाहते हैं। यानी आप पब्लिक आप आज भी कह रहे हैं रॉ वीडियो को पब्लिक कीजिए? यस, मैं चैलेंज करता हूँ। हमारे गृह मंत्री जो है इतना बड़ा जो है फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं कि इनका संबंध हाफिज सईद से है और बाद में पता चलता है कि वो अकाउंट ही नकली है। तो मैं इनको आज भी कहता हूँ, जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है कि वीडियो ऑथेंटिक हैं, ये रॉ फुटेज जो है वो पब्लिक करें और फिर दिखाएं कि मैं कहाँ स्लोगन लगा रहा हूँ। दूसरी बात, ये बार बार जो एक बात बोली जा रही है कि JNU के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, JNU बहुत ख़राब जगह है। 9 फरवरी से लेकर के और आज ये नवंबर का महीना आने वाला है, मुझे बताइए इस बीच में इतने महीने हो गए, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं किया है? जब ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल था, ये इतना देश के लिए मतलब खतरा का सवाल था, पुलिस ने चार्जशीट फाइल क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ JNU को बदनाम करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ खड़ा होती है, उसके लिए इसको डिफेम किया गया है। The entire atmosphere in JNU has got polarized and politicized. विभाजन हो गया है, एक तरफ ABVP, दूसरी तरफ AISA, AISF, SFI, all the left-leaning student unions, and that has divided JNU. Recently, we have now seen a student has gone missing, Nafis, and there is a huge question mark. What has actually happened to him? There was a gherao of the administration that was done by the students. Has the atmosphere got politicized and polarized and maybe even violent as a result? इस देश के अंदर किसी भी आंदोलन के इतिहास को उठा करके देखेंगे, JNU उसमें एक की रोल प्ले करता है। अभी रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसमें भी JNU शामिल हुआ। JNU हमेशा, चाहे WTO के हाथों हायर एजुकेशन को जो बेचने का सवाल था उसमें भी जो है JNU बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ऑक्यूपाई यूसी आंदोलन में हिस्सा लिया। ये JNU की कैरेक्टर है, इसमें दिक्कत नहीं है।
दिक्कत क्या हुआ है? आपने जो कहा कि कैंपस को पोलराइज किया जा रहा है, यस आई एम एग्री विथ योर पॉइंट। पोलराइजेशन क्या है? एक जो लोग शट डाउन जेएनयू करना चाहते हैं और एक जो लोग चाहते हैं कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जेएनयू में जब आप आएंगे तो यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाया जाता है, दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, बकरीद भी मनाया जाता है, यहाँ पे ईस्टर भी होता है, यहाँ पे दूसरे धर्मों के त्योहार। एबीवीपी को टारगेट किया जाता है। एबीवीपी का आरोप है, एबीवीपी इज अलेजिंग दैट दे आर टारगेटेड इन जेएनयू, कि उनको टारगेट किया जा रहा है, दैट दिस इज अ लेफ्ट डोमिनेटेड यूनिवर्सिटी एंड लेफ्ट सेज दैट देयर शुड बी डिसेंट, बट डिसेंट मीन्स दैट यू विल नॉट अलाउ, देयर इज इंटॉलरेंस टुवर्ड्स द एबीवीपी। अगर एबीवीपी कोई मामला उठाता है तो द लेफ्ट यूनियंस इमीडिएटली टारगेट दैट पर्सन। आप देखिए, मुझे अभी जो आपने नजीब का मामला उठाया, नजीब के साथ ग्रुप असॉल्ट हुआ, उसके साथ मारपीट की गई, और जो लोग मारपीट करने वाले थे कैंपस के बाहर के भी लोग थे, वो आज भी कैंपस में रह रहे हैं। मेरा कहना है कि हम कभी भी इस कैंपस में वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। यहाँ पे सर्वधर्म संभाव की स्थिति है, मल्टीकल्चरलिज्म है, और बार बार जो हम लोग कहते हैं लेफ्ट डोमिनेटेड, हमको लगता है इससे ज़्यादा ये वर्ड कहना चाहिए कि ये कैंपस जो है लिबरल्स का कैंपस है। You think Najib has been targeted because of political violence? Are you suggesting that Najib could be a victim? Is that the fear that you have? देखिए, इस कैंपस को डीलेजिटिमेट करने के लिए एक पर एक घटनाएं प्लान करके की गई है। जिस तरीके से आरएसएस के 5 जन और ऑर्गेनाइजर ने कवर स्टोरी किया जेएनयू के बारे में, आज बाहर में उस परसेप्शन को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे महिषासुर की कोई पूजा नहीं भी हुई, फिर भी उनके जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि पूजा हुई। उनके जो मीडिया चैनल्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि नौजवानों के खिलाफ जो है नारे लगाए जाते हैं, जवानों के खिलाफ बोले जाते हैं। उनके जो चैनल्स हैं उसके द्वारा ये फैलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदू विरोधी है ये कैंपस, जबकि आप देखिए कि उस लड़के को ग्रुप असॉल्ट के द्वारा मारा पीटा गया और वो इतना दहशत में था कि आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं यहाँ ब्रेक लूंगा। लेट मी टेक अ ब्रेक बिकॉज आई वांट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड where this politics of student agitation will actually go. Will it actually result in change? Because the real story of Bihar to Tihar is actually in a sense the story of millions of Indians who perhaps come from the small town to big cities like Delhi and JNU in hope of a better education. He's now come up with a book, From Bihar to Tihar. वो जो टाइटल किताब का है, From Bihar to Tihar, जो पहले 100-150 पन्ने हैं वो बिहार के बारे में है, योर डेज इन बिहार। डू यू बिलीव दैट देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर अ स्मॉल टाउन बॉय व्हेन ही कम्स टू द बिग सिटी, व्हेन ही कम्स टू जेएनयू, कि उसकी लड़ाई जो है वो आपकी असली लड़ाई है? और जो जनता ने देखी है वो देखते हैं कन्हैया कुमार को फ्रॉम द व्यू ऑफ आज़ादी एंड द स्लोगन्स एंड कंट्रोवर्सी। असली लड़ाई आपकी है कि छोटे परिवार से जो लड़का आता है वो जब बड़े शहर में आता है उसको कौन एक तरह से कौन अपॉर्चुनिटी देगा, who will give him an opportunity to grow? Is that the real story of कन्हैया कुमार? जी, मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुमने जेल में अपने दिन कैसे बिताए इस बात को लिखो। हमने कहा कि जेल में दिन कैसे बिताए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जेल पहुँचे कैसे। हम तो ये सपना लेकर के बिहार से चले नहीं थे कि किसी दिन तिहाड़ पहुँच जाएंगे। आखिर तिहाड़ पहुँचने की वजह क्या रही, और उस वजह की जब पड़ताल करते हैं, जब फ्लैशबैक में जाकर के उसको देखते हैं, तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस समाज में, इस देश में एक बड़ी आबादी है जो इस नेशन का एसेट है। इस नेशन से वो जुड़ना चाहते हैं, नेशन बिल्डिंग में अपना रोल अदा करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है जो रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके रखा है, वो उसको बर्डन की तरह देखता है। हम समझते हैं कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है वो बुनियादी तौर पे उन लोगों की ही लड़ाई है जो मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। विजय राइट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच इज लिंक्ड टू व्हाट यू आर सेइंग। विजय कहते हैं, कन्हैया प्लीज टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस पीएचडी ऑफ योर्स? इज दिस व्हाट यू केम फ्रॉम बिहार टू डू और इज इट टू बिल्ड अ करियर? कहीं ना कहीं लोगों में यह है कि करियर जो होता है दैट डजंट कम फ्रॉम अ पीएचडी। A career means that you must join a management institute, you must join an engineering institute. You talk about this in your book also. इसके बारे में आप किताब में भी बात करते हैं कि प्रेशर आता है कि या तो यूपीएससी कर दो या तो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में चले जाओ। तमाम तरीके के महामानवों ने, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया है, सबने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ कैरियर नहीं है, उसमें समाज भी है, समाज को बदलने की प्रेरणा भी है, देश को आगे ले जाने की आशा भी है, उम्मीद भी है। इन चीज़ों से शिक्षा बनता है। शिक्षा जब हम यहाँ लेने आए हैं, बेशक
हम पीएचडी करके टीचर बनना चाहते हैं, साथ ही साथ जो हमने सीखा है उसका जो एसेंस है उसको हम समाज में लागू करना चाहते हैं। हमारे लिए कैरियर यही हो सकता है कि हम टीचर बनने के बाद बिहार के लोगों को जाकर के पढ़ाएं, बिहार के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के काम So you want to be a teacher? Is that your profession? Is that what not a student politician? You don't want to be a politician? क्योंकि लोग कहते हैं मानव rights. Where does Kanhaiya draw the line between college and national politics? Do you want to be a national politician? Do you want to be a member of parliament? देखिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि राजनीतिक होने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, एमपी या सांसद बनना नहीं होता है। जो लोग अपने घरों से निकल करके वोट देने जाते हैं उनकी भी एक पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में उनकी भागीदारी है। जो लोग पत्रकारिता करते हैं वो एक पर्सपेक्टिव रखते हैं नेशन के प्रति, और जब वो उसको बोलते हैं अपने न्यूज़ रूम में तो वो भी एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हमारा डे टू डे लाइफ है और उस डे टू डे लाइफ में हम पॉलिटिक्स को जीते हैं। येस, आई विल बी इन दी पॉलिटिक्स बट आई डोंट नो आई विल बी ए नेशनल पॉलिटिशियन। येस, एज प्रोफेशनली आई एम ए स्टूडेंट और हम जो है आगे चल करके एक टीचर होना चाहते हैं। ये बात मैं कॉन्क्रीटली आज कह सकता हूँ। Given us your career, future career is that of a teacher. Sandeep Srivastava asks, how does Kanhaiya see and how will he address the current decline of left ideology? ये बात धीरे धीरे आ रही है कि लेफ्ट की जो पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, वो कमजोर हो रही है। Yes, JNU you will win election, but outside JNU left is finding it difficult to win election. विचारधारा में लोग एक तरह से कमजोर हो रही है, आप मानते हैं? देखिए सर, मैं विचारधारा को और विचारधारा को प्रैक्टिस करने को इसको एक साथ मिला करके ही देखता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि मार्क्सवाद जो है जिससे लेफ़्ट आइडियोलॉजी ड्रॉ होती है वो लेफ़्ट का एक सेगमेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेफ़्ट के दायरे में शामिल करना चाहिए। मसलन जो भी लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो लोग पेट्रियार्की का विरोध करते हैं और जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, जो लोग इकोलॉजी को बचा करके ये जो अंधाधुंध विकास किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की बात करते हैं, जो लोग समाज के अंदर आइडेंटिटी बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल के सोशल जस्टिस लाना चाहते हैं, और जो लोग सामाजिक आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, मार्क्सवाद से उस आइडिया को ड्रॉ करते हैं, ये सब लोग लेफ़्ट के पार्ट हैं। और इनको जब आप मिला करके देखेंगे तो इनके मूवमेंट के आधार पर भी और इनके प्रेजेंस के आधार पर भी ये देश और दुनिया में एक बड़ी संख्या में है। दिक्कत क्या है, जब इलेक्टोरली इसको मटेरियलाइज करने का सवाल आता है तो ये उसमें मटेरियलाइज नहीं कर पाते हैं, और उसको इसलिए नहीं कर पाते हैं कि समाज के अंदर जो नई तकनीकी क्रांति आई है उसमें ये कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं और अपने आर्टिकुलेशन में इन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया है। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम जयरामन। ही आस्क्स, हैड कन्हैया बीन इन चाइना वुड यू एक्ट इन दिस वे? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन तियाननमेन स्क्वायर? कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि भारत में आपको आज़ादी है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये भारत की खासियत है। अगर आप चीन में रहते तो कन्हैया कुमार को कहीं जेल में ही, आप तिहाड़ में ही रहते, आप बाहर नहीं होते, आप मुझसे इंटरव्यू भी नहीं करते, आप किताब नहीं लिख पाते। मैं उनसे बहुत सहमत हूँ और सहमत होते हुए बात कहना चाहता हूँ कि जब आप भारत की बात कर रहे हैं तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की खैरात नहीं है साहब। इसको इस देश के 125 करोड़ लोगों ने बनाया है, उससे ये देश बनता है और हज़ारों साल में बना है। कोई एक पार्टी, कोई एक संगठन, कोई एक झंडा से ये देश नहीं बना है। और मैं भी तो बार बार इस देश की ही बात करता हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, भारत से मुझे मतलब है। मैं चाइना की बात क्यों करूँ, मैं इंडोनेशिया की बात क्यों करूं, मैं मलेशिया की बात क्यों करूं? मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करता हूं, तो इसी हिंदुस्तान में एक खास वर्ग और जाति को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को दिक्कत क्यों होती है? आप भी देश की बात कर रहे हैं ना। देश इस देश के 125 करोड़ लोगों से बनेगा। उसमें मोदी जी भी शामिल होंगे, उसमें कन्हैया कुमार भी शामिल होगा और दूसरे लोग भी इसमें शामिल होंगे। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार अगर मोदी के खिलाफ बोल रहा है तो वो देश के खिलाफ बोल रहा है, कन्हैया कुमार अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है तो वो संविधान के खिलाफ बोल रहा है? ये जो आप देश और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का गैप है उसको मिला देना चाहते हैं। आप भारत में रहकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कह भी सकते हैं और जेल नहीं जाएंगे। अगर आप चीन में, वहां जहां लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, वहां उनके सरकार के खिलाफ कुछ कहते तो आप जेल में रहते। उसके लिए वहां के लोग लड़ेंगे, उसके लिए वहां के लोग सड़कों पे उतरेंगे। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोग बोल रहे हैं,
उत्तर कोरिया में जो डिक्टेटर है उसके खिलाफ उत्तर कोरिया के लोग लड़ेंगे। हम कहते हैं कि मैं इस देश का वासी हूँ, मुझे इस देश के लिए लड़ना है, इस देश के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके लिए लड़ना है। इस देश के अंदर जो एक दिक्कत आई है बहुत पिछले कई सालों में कि आप जो है मनुस्मृति और संविधान के दायरे को मिला देना चाहते हैं, आप संघ की जो समझदारी है उसको देश की समझदारी बना देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के क्रिटिसिज्म को आप देश का क्रिटिसिज्म बना देना चाहते हैं, सरकार के विरोध को आप जो है देश का विरोध साबित कर देना चाहते हैं। ये मानसिकता गलत है। कन्हैया कुमार जी, आपने हमसे बात की, कई महीनों के बाद बात की है, लेकिन उसी JNU में बात की है और आपकी किताब निकली है इंग्लिश और हिंदी में। ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर बुक। यू आर नाउ एन ऑथर। आपने कहा है कि आप टीचर बनेंगे, लेकिन उसके पहले तो आप ऑथर भी बन गए हैं। अब PhD जरूर खत्म कर दीजिएगा जल्द से जल्द। कन्हैया कुमार जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज कन्हैया कुमार ऑन दिस ट्विटर टाउन हॉल talking about his new book, From Bihar to Tihar.